Yes, class. Yesterday we were discussing about the logical clock synchronization. Okay. So clock synchronization is of two types, physical and logical. For physical clock synchronization, concept was UTC, Christian's algorithm, and Berkeley algorithm. Now, for logical clock synchronization, there is only one algorithm, that is Lamport logical clock synchronization. ठीक है. Now, first of all, जो हमने डिस्कस किया था कल, what is logical clock? Class, any one of you, what do you mean by logical clock? Yes, what do you mean by logical clock? Logical clock is considered as a protocol on which all the nodes that are connected in a distributed environment must agree. ठीक है. जो आपका logical clock होती है, समीर, he wrote its definition, a mechanism for capturing chronological and causal relationships in a distributed environment. ठीक है. Or in simple terms, you can also explain it as a protocol, ठीक है, on which all the nodes that are connected in a distributed environment must agree. ठीक है. सेकेंड, जो सेकेंड कंसेप्ट है, सेकेंड डेफिनेशन थी, वो यहाँ पे आपके सामने ही है मेंशन, a mechanism for capturing chronological and causal relationships in a distributed environment. ठीक है. अब यहाँ पे कल ये डिस्कस किया था chronological और causal क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग. chronological मतलब जहाँ पे कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोसेस अपने प्रेडिसेसर इवेंट पे या सक्सेसर इवेंट पे डिपेंड करते हैं, जहाँ पे की डिपेंडेंसी होती है किसी भी एक प्रोसेस की अपने प्रीवियस स्टेज पे या फिर प्रीवियस प्रोसेस पे एंड ऑल्सो ऑन द सक्सेसर प्रोसेस. तो दोनों ही कंसिडर करना है यहाँ पे, इसके लिए प्रेडिसेसर भी और सक्सेसर भी. तो इसका हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था ना वाटरफॉल मॉडल का, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे आपकी कोई भी एक स्टेज की आउटपुट यहाँ पे क्या होती है, इनपुट टू द अनदर स्टेट. जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है, इसकी जो इनपुट होगी दैट इज द आउटपुट ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट. अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसकी सक्सेसर स्टेट है. अब अगर हमको कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद, स्टेप कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिजाइन किया जाता है. अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेस्टिंग लिख देती तो क्या वो सही होता उसका एग्जीक्यूशन? नो, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो सक्सेसर नोड है, जो सक्सेसर है, इसका वो क्या होना चाहिए, वो डिजाइन ही होना चाहिए. तो इसी तरह से इस टाइप के रिलेशनशिप से आपके क्रोनोलॉजिकल होते हैं, जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई भी एक प्रोसेस अपने प्रीवियस पे भी डिपेंड करता है, प्लस अपने सक्सेसर नोड पे भी या सक्सेसर प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या था, कैजुअल रिलेशनशिप्स. कैजुअल रिलेशनशिप्स आल्सो नोन एज द हैपन बिफोर रिलेशनशिप. कैजुअल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, हैपन बिफोर रिलेशनशिप. और क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या आप लेते हो, जैसे एग्जांपल हमने लिया था प्रोसेस, टू प्रोसेसेस, देयर आर टू प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, P1 and P2. These two processes can be on the same machine. ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोकल एग्जीक्यूशन, or it can be on the different machines, that is a remote execution. Okay, now for the execution of these two processes, if the timestamp value of this process P1 is less than the timestamp value of P2, then the first process that will be executed will be P1. तो जो कैजुअली रिलेटेड कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. In that type of relationship, with each process you have to associate a timestamp value. और timestamp value जो होती है कुछ नहीं है, जस्ट जो इनकी प्रोसेसेस की क्लॉक टाइमिंग होती है. सपोज किसी एक सिस्टम पे एक पीसी से दूसरे पीसी पे एक प्रोसेस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिस्टम पे जो एट प्रेजेंट टाइमिंग होगी वो टाइमिंग जो है वो भी ट्रांसमिट होती है. तो जिसकी भी टाइमिंग यानी कि टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होती है इस केस में, वो पहले ही एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. अब यहाँ पे प्रोसेस P1 और P2 है. P1 की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो आप कैसे डिनोट करते हैं, TS ऑफ P1. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे भी P2 के लिए कैसे डिनोट किया जाएगा, TS. जो आप अपना एग्जाम्पल दोगे अपने उससे एग्जाम में, तो ये जो S मैंने लिखा है वो T के नीचे की साइड में लिखना.
ठीक है, TS तो सिंपल हम लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है इस तरह से आप डिनोट करोगे टाइम स्टैम्प को TS P1 TS ऑफ P2। अब इसकी वैल्यूज जो है टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट इज 3, और जो आपकी TS P2 की जो वैल्यू है टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट इज 4। तो अकॉर्डिंग टू द कैजुअल रिलेशनशिप हैपन बिफोर रिलेशनशिप क्या कहेगा कि जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी दैट विल बी द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही प्रोसेस थे, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस में जिसकी टाइम स्टैम्प सबसे छोटी होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन की जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों क्यों होता है, क्यों ये आपका अप्लाई होता है लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में, क्योंकि ये कल भी हमने डिस्कस किया था। सपोज सेंडर नोड है, सेंडर नोड इज ट्रांसमिटिंग अ मैसेज टू अ नोड दैट इज द रिसीवर नोड को ट्रांसमिट करती है at the time 11:41 AM suppose। ठीक है, it is the time 11:41 AM। तो रिसीवर नोड पे अगर वो मैसेज इस टाइम के बाद आता है, यानी कि 11:41 के बाद रिसीव होता है, तो इट मींस इट इज अ करेक्ट मैसेज एंड इट इज डेजिग्नेटेड फॉर ओनली दिस रिसीवर नोड। यानी कि जो हमारा सेंडर की टाइम स्टैम्प है इस केस में वो क्या है, वो कम है, और रिसीवर की टाइम स्टैम्प जो है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसकी टाइम स्टैम्प कम होगी वो ही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सेंडर की कम है तो ऑब्वियसली पहले सेंडर ही मैसेज ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद रिसीवर को जाके रिसीव होता है। तो ये जो केस यहाँ पे शो किया हुआ है सेंडर एंड रिसीवर का विद दैट टाइम स्टैम्प वैल्यू इट इज करेक्ट। लेकिन कई बार केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि जो यहाँ पे अगर आपने 11:41 पे ट्रांसमिट शो किया है, तो एट द रिसीवर नोड द मैसेज इज रीचिंग एट सपोज 11:40। तो अगर हम 11:41 पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 11:41 से पहले के टाइमिंग पे वो कैसे वहां पे पहुंच सकता है, जब तक कि सेंडर ने ही ट्रांसमिट नहीं किया है तो रिसीवर कैसे उसको रिसीव कर लेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो रिसीवर नोड है वो उस मैसेज को इनकरेक्ट कंसिडर करती है कि मुझे जो ये मैसेज रिसीव हुआ इट इज एन इनकरेक्ट मैसेज, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है जैसे ही वो मैसेज रिसीव करता है उस मैसेज में टाइम स्टैम्प वैल्यू भी होती है। तो रिसीवर क्या करेगा कि वो टाइम स्टैम्प वैल्यू को देखेगा, वो देखेगा नहीं ये तो मेरे से क्या है पहले की है और मेरा टाइम इससे भी पहले है, तो इट मींस इट इज एन इनकरेक्ट मैसेज एंड रिसीवर हैज टू ड्रॉप दैट मैसेज। ठीक है, तो जो कैजुअल रिलेशनशिप्स है वो हैपन बिफोर रिलेशनशिप का ही यूज करेंगे, जो क्या कहेगा कि जिसकी टाइम स्टैम्प छोटी होगी वही पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है नेटवर्क पे तो इट मींस जो नोड है, जो पर्टिकुलर नोड जिनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, दे आर वायलेटिंग द रूल्स। यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे, अभी बोला है ना लॉजिकल क्लॉक है क्या, एक प्रोटोकॉल की तरह काम करता है जहाँ पे कुछ रूल्स है और वही रूल्स फॉलो करके अगर कम्युनिकेशन हो रहा है इट मींस इट इज अ करेक्ट कम्युनिकेशन। बट अगर वो रूल्स फॉलो हो ही नहीं रहे, जैसे इस केस में भी आपको बताया कि यहाँ पे 11:41 से पहले का कोई टाइम है वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, वॉलेट कर रहा है, सो इट मींस वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज एन इनकरेक्ट कम्युनिकेशन। तो उसी को ही करेक्ट करने के लिए लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए एल्गोरिदम जो यूज होता है दैट इज द लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक है दैट वर्क्स यूजिंग कैजुअल रिलेशनशिप्स। कैजुअल रिलेशनशिप्स इसका मतलब कि वहां पे जो हमारी क्या है प्रोसेसेस होंगे या इवेंट्स होंगे उन सबके साथ एक टाइम स्टैम्प वैल्यू एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो देयर आर टू मेथड्स टू सिंक्रोनाइज द लॉजिकल क्लॉक। व्हाट आर द मेथड्स टू सिंक्रोनाइज द लॉजिकल क्लॉक? सो वी हैव टू मेथड्स to synchronize the logical clock. What are these two methods? First method is to order the events. To order the events मतलब सिंपल एक सीक्वेंस ऐड कर देना टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे कि आपके पास 3 प्रोसेस है दैट नीड एग्जीक्यूशन, तो आप इसके साथ एक ऑर्डर ऐड कर दोगे बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी कि मुझे पहले P2 को एग्जीक्यूट करना है, इट हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, आफ्टर दैट मुझे P1 को एग्जीक्यूट करना है, आफ्टर दैट मुझे P3 को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे क्या एक ऑर्डरिंग इस पे यूज कर लिया 1 2 3 और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही फिर वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर
क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इस वे के अकॉर्डिंग होती है टू ऑर्डर द इवेंट्स, जिसमें कि हम इवेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। उस केस में एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जो क्लॉक टाइम है हर एक क्लॉक पे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 100 नोड से मिलके आपका एक नेटवर्क बन रहा है और वहां पे फर्स्ट मेथड यूज किया जा रहा है टू सिंक्रोनाइज अ लॉजिकल क्लॉक, देन इन दैट केस देयर मस्ट बी द सेम टाइम एट ईच नोड। जैसे अगर एक नोड पे आपकी टाइमिंग 2 PM है, तो रेस्ट ऑफ दी 99 नोड्स, 100 नोड्स के नेटवर्क की बात कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ दी 99 नोड्स पे भी यही टाइम होना चाहिए। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता, जब भी तो हमें सिंक्रोनाइज करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तभी तो हमको उसको क्लॉक के टाइमिंग को अपडेट करना पड़ रहा है। अगर सेम टाइमिंग ही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सिंक्रोनाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है टू सिंक्रोनाइज द लॉजिकल क्लॉक, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हर एक क्लॉक की टाइमिंग सेम ही रखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे सेम हम नहीं हो सकती सभी क्लॉक पे। तो सेकेंड मेथड जो है वो यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड क्या है, जो भी बताया था, दैट टू यूज टाइम स्टैम्प with each process। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, टाइम स्टैम्प हर एक प्रोसेस के साथ हम असाइन करेंगे। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन कैसे होगी, द प्रोसेस विद स्मॉलेस्ट टाइम स्टैम्प वैल्यू will be executed first। ठीक है, जिस प्रोसेस की टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी वो ही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है तो जस्ट हमें क्या चेक करना है, उनकी टाइम स्टैम्प वैल्यू सबसे पहले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूशन फिर प्रोसेसेस की होती है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है, ये अडॉप्ट किया जाता है टू यूज द टाइम स्टैम्प वैल्यू विद ईच प्रोसेस। नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक। एल्गोरिथम नेम हियर इज लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक। जो लास्ट टाइम आपके क्वेश्चंस आए थे वो इस टाइप से भी आए थे, जैसे जो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम के नेम से कि ये एल्गोरिथम किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक है तो ये किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए होता है, फॉर लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ऐसे क्रिश्चियन एल्गोरिथम है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो फिजिकल क्लॉक के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट आएगी तो और आपके एल्गोरिथम आएंगे, तो हर एक किससे रिलेट कर रहा है वो आपको लर्न करना। ठीक है, अब लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू प्रोवाइड लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बिफोर दैट, क्योंकि ये जो लॉजिकल क्लॉक है, लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, ये किस पे बेस्ड वर्क कर रही है, टाइम स्टैम्प पे। और टाइम स्टैम्प किस में यूज की जाती है, मेनली आपकी कैजुअल रिलेशनशिप्स में। तो अब कैजुअल रिलेशनशिप जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है दैट यू नीड टू स्टडी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैजुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैजुअल रिलेशनशिप फॉलो मस्ट फॉलो द ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ट्रांजिटिव कंसेप्ट जो होता है ये उसका यूज करती है कैजुअल रिलेशनशिप। ट्रांजिटिव मतलब क्या है क्लास, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, एनीवन? व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशनशिप? सिंपल, आपने मैथ्स में स्टडी किया था ना, इफ देयर इज अ कंडीशन, और मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेती हूँ, a is less than b and b is less than c, then we have the conclusion as a is less than, a is also less than c. So this type of relationship is the transitive relationship. So for
लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, हियर यू हैव टू यूज द टाइम स्टेप. सो मैं कैसे लेती हूँ, टाइम स्टैम्प ऑफ ए, इवेंट्स नेम मैंने यही लिया ABC. So if time stamp of A is less than the time stamp of B, this is the first condition. After that, and second condition is if time stamp of B is less than the time stamp of C, then also जो टाइम स्टैम्प रहेगी आपकी ए की, द टाइम स्टैम्प ऑफ ए विल आल्सो लेस देन द टाइम स्टैम्प ऑफ सी. ये क्या कहता है कि जो हमारी टाइम स्टैम्प वैल्यू है इन तीनों की, तो अगर ए की बी से कम है एंड बी की सी से कम है, तो ऑब्वियसली ए की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू होगी वो सी से कम ही रहेगी. ठीक है, दिस इज फॉर द मल्टीपल प्रोसेसेस. जो मैं मल्टीपल प्रोसेसेस की बात कर रही हूँ, मल्टीपल प्रोसेसेस का आपस में जब कम्युनिकेशन होता है, देन इन दैट केस ये कंसेप्ट आपका यूज किया जाता है ट्रांजिटिव रिलेशनशिप का. इसका एग्जांपल हमें पता ही है, जैसे ए की 1 है तो ऑब्वियसली बी को आपको क्या कंसिडर करना है, ग्रेटर देन 1, दैट इज 2. सेम ऑल्सो 2 इज लेस देन 3 एंड लास्ट इज जो 1 है दैट इज फॉर ए, तो 1 विल ऑल्सो विल लेस देन द 3. तो जो एग्जीक्यूशन इनकी रहेगी according to the timestamp value ही रहेगी. So first of all A will be executed, after that B, and after that C will be executed. ठीक है, so this is the first property of causal relationship, that they follow the transitive relationships. Next क्या है, causally ordered events. Here also causally ordered events. अब यहाँ पे order events हमने पढ़ा था, order क्या है, सिंपल सीक्वेंस से देना प्रोसेसेस को कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो गए. तो causally ordered events क्या है यहाँ पे, it is represented as A, just A implies B. ठीक है, इस टाइप से अगर आपका कोई मेंशन है, दैट इज द कैजुअली ऑर्डर्ड इवेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअली ऑर्डर्ड इवेंट्स. और इसका मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ए विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ऐसा कोई आपका रिलेशनशिप है तो वहां पे सबसे पहले ए एग्जीक्यूट होगा. सेकेंडली, जो अगर आपका कोई चेंजेस, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द फर्स्ट प्रोसेस ए, देन इट विल आल्सो इफेक्ट टू द प्रोसेस बी. मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस में ऑर्डर्ड इवेंट्स, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ABCD. तो सीक्वेंस अगर हम उसको कैजुअली यूज करते हैं, कैजुअली ऑर्डर्ड इवेंट्स की फॉर्म में, तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें क्या होता है, आपका ओनली 2 कंडीशंस होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है वही पहले एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा कि अगर ए के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट बी पे भी होगा. इस तरह से B implies C होगा, तो वहां पे B पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, and if there is any change in B, then it also impact on the execution of C. So like that and so on. So this is the causally ordered events. मेन आपको याद रखना है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि लेफ्ट साइड वाला ही पहले एग्जीक्यूट होता है, और इसका इफेक्ट अगर कोई इसमें चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है नेक्स्ट इवेंट पे, जो सीक्वेंस में जैसे B है यहाँ पे, उस पर पड़ता है. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स इज दैट causal relationship must also support the concurrent execution. ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप्स जो है वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन को भी सपोर्ट करे. क्यों, क्योंकि अभी जो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ऑर्डरिंग का या फिर टाइम स्टैम्प का, उसमें हो क्या रहा है, उसमें 1 by 1 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट वन, इस तरह से. बट देयर आर आल्सो प्रोसेसेस ऑन द नेटवर्क दैट वांट एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम. ऐसे प्रोसेसेस हैं कंकरेंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस जो कि सेम टाइम पर ही एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, या जिनको सेम टाइम पर ही एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है. तो अगर कैजुअल रिलेशनशिप वर्क कर रहा है वहां पे लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो वहां पे अगर कंकरेंट इवेंट्स भी हो रही है तो उसको भी सपोर्ट कर सके. और यहाँ पे जो कंकरेंट इवेंट होती है, अगर कंकरेंट एग्जीक्यूशन आपको शो करना है तो कैसे हम शो करते हैं, लाइक दिस, डबल स्ट्रेट लाइन जो होगी ए और बी के बीच में, दैट इज ये क्या शो करा, दैट दे आर द कंकरेंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस ए एंड बी. तो ये इस टाइप के प्रोसेसेस को भी कैजुअल रिलेशनशिप सपोर्ट करे. और वो कैसे सपोर्ट करता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमें पता है कैसे करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट की हेल्प से. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट, तो उसकी हेल्प से आपका कंकरेंट एग्जीक्यूशन कंट्रोल की जाती है.
ठीक है. So these are the three properties for causal relationship. First is the transitive relationship follow करते हैं. Next is we also have the causally ordered events. जिसमें क्या होगा? First of all, the left part will be executed, and after that, if there is any change in it, then it will also affect on the execution of next process. And last is the concurrent execution, that CR यानी कि causal relationship must also support the concurrent executing processes. ठीक है. और कैसे represent होता है? With double straight lines. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो एल्गोरिदम फॉर लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक. इसमें जो स्टेप्स दिया 3 स्टेप्स फॉर दिस लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक. Now लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक synchronization algorithm. First step here is sender. First of all, sender will transmit a message to a receiver. ठीक है. Now what is the form of this message? This message consists of 2 parameters. और वो parameters क्या होते हैं आपके? Suppose here S1 is the name of the sender who is transmitting a message to a node. ठीक है. यहाँ पे S1 जो है मैंने सिंपली सेंडर का नाम दिया है. तो जो मैसेज ट्रांसमिट होता है किसी भी नोड से किसी दूसरी नोड पर, उस मैसेज में 2 इंफॉर्मेशन होती है. क्या? एक तो मैसेज इटसेल्फ कि क्या उन्होंने किस टाइप पे किस डेटा पे कम्युनिकेट करना है, प्लस सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू कि सेंडर ने किस टाइम पे, उसकी क्लॉक का क्या टाइम था जिस टाइम पे उसने वो मैसेज को रिसीवर को ट्रांसमिट किया. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप, सेंडर विल ट्रांसमिट अ मैसेज एंड दिस मैसेज इंक्लूड्स द मैसेज इटसेल्फ एंड द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ द सेंडर. ठीक है. नाउ at the receiver side, the task of receiver, first of all receiver receive the message. ठीक है. नाउ अब ऐसा नहीं है कि रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया उसके बाद उसको प्रोसेस कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर का एम क्या होगा? आफ्टर रिसीविंग दिस मैसेज रिसीवर हैज टू कंपेयर द टाइम स्टैम्प वैल्यू, जिसको मैं टीएस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. रिसीवर हैज टू कंपेयर this timestamp value with its own timestamp value. यानी कि रिसीवर को सबसे पहला काम क्या करना है? जैसे मैसेज रिसीव हो जाता है, जो मैसेज में टाइम स्टैम्प वैल्यू है